वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएलएड से, जो आपके एग्ज़ाम पास कराने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। डीएलएड से संबंधित प्रश्न बहुत लोग को याद या समझ में नहीं आता होगा, फिर भी हमें दोस्तों याद करना ही होगा अपने सपनों के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ECCE किस एज ग्रुप के बच्चों से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है 6 वर्ष से कम उम्र के एज ग्रुप के बच्चों से। ECCE किस एज ग्रुप के बच्चों से संबंधित है? तो 6 वर्ष से कम एज ग्रुप के बच्चों से। अगला प्रश्न है, उम्र और क्षमता से ज़्यादा काम न कराने से संबंधित भारतीय संविधान में नियम है। तो दोस्तों उम्र और क्षमता से ज़्यादा काम न कराने से संबंधित भारतीय संविधान में नियम है 39 का सी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग ECCE से संबंधित है? तो दोस्तों भारत के संविधान का आर्टिकल 45 ECCE से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों भारत के संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची बच्चों को भेद से संरक्षण देती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 15वीं अनुसूची बच्चों को भेद से संरक्षण देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के मानवाधिकारों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बच्चों के मानवाधिकारों को कहते हैं बाल अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बाल अधिकारों का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है बाल अधिकारों का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों दोस्तों जीवन जीने का अधिकार, सहभागिता का अधिकार तथा संरक्षण का अधिकार, यह तीनों बाल अधिकारों का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून कब पारित हुआ था? तो दोस्तों भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून पारित हुआ था 2009 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है? तो दोस्तों एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है छात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण। अगला प्रश्न है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो दोस्तों अध्यापक मुख्य रूप से जवाबदेह होता है समाज तथा छात्रों के प्रति। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भगाने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भगाने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे किसके साथ सामाजिक प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं? तो दोस्तों बच्चे सभी के साथ सामाजिक प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आस पड़ोस मित्रता बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं?
तो दोस्तों आस पड़ोस मित्रता बालक के सामाजिकरण में सहायक होते हैं, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गेजू भाई ने प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धतियों में किसे शामिल नहीं किया था? तो दोस्तों गेजू भाई ने प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धतियों में जिसे शामिल नहीं किया था वह थे देशाटन पद्धति को। अगला प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था इटली देश में। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है? तो दोस्तों बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, बालकों को शिक्षा ग्रहण करते हुए हस्तकौशल शिक्षा की वकालत किसने की थी? तो दोस्तों बालकों को शिक्षा ग्रहण करते हुए हस्तकौशल शिक्षा की वकालत की थी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार कौन उचित नहीं है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार उचित नहीं है व्यक्तित्व पूजा। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके भाषणों का संकलन डायनामिक यूनिवर्सिटी नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? तो दोस्तों वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषणों का संकलन डायनामिक यूनिवर्सिटी नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान शिक्षा भय पर आधारित है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों वर्तमान शिक्षा भय पर आधारित है यह कहा गया था जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन डेवी ने किस शिक्षण विधि को सर्वोत्तम दर्जा दिया था? तो दोस्तों जॉन डेवी ने क्रिया करके सीखना शिक्षण विधि को सर्वोत्तम दर्जा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो दोस्तों चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं पारिवारिक वातावरण, दंड तथा धार्मिक शिक्षा और धार्मिक जीवन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत युग्म है? जो गलत दिया गया है उसकी पहचान करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो कि गलत दिए गए हैं इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेलों का वर्गीकरण है? तो दोस्तों इसमें खेलों का वर्गीकरण हो जाएगा परिचयात्मक खेल, बौद्धिक खेल तथा रचनात्मक खेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक विकास में खेलों का महत्व क्यों है? तो दोस्तों बालक विकास में खेलों का महत्व क्यों है? क्योंकि दोस्तों नेतृत्व ग्रहण की क्षमता का विकास होता है, टीम भावना का विकास होता है, अनुशासन में बने रहने की आदत विकसित होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खेल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो दोस्तों खेल को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार, गर्भावस्था तथा समुदाय। अगला प्रश्न है, बाल विकास का संबंध है? तो दोस्तों बाल विकास का संबंध है शैशव अवस्था से।
अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों वृद्धि और विकास के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, बी तथा सी। वृद्धि परिणात्मक होती है और विकास परिणात्मक के साथ गुणात्मक भी है। वृद्धि एक समय तक होती है और विकास आजीवन चलता है। वृद्धि मापी जा सकती है, विकास हमेशा नहीं मापा जा सकता है। तो दोस्तों यह तीनों के तीनों कथन सत्य दिए गए हैं, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के उचित प्रसार के उपाय क्या हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के उचित प्रसार के उपाय हैं, विशेष बच्चे समान के साथ परस्पर अंतःक्रिया और मेल मिलाप करें, ऐसी शैक्षणिक और परिशैक्षणिक तकनीकों का प्रयोग हो जो समान बच्चों के लिए भी रुचिकर हो, विशेष तरह के बच्चों में हीन भावना का विस्तार रुके। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? तो दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, वे हैं पिछड़े बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं और विशेष स्कूल आवश्यक, शिक्षण विधियां विशेष हो और विशेष प्रशिक्षित शिक्षक भी हो, समान पाठ्यक्रम अनुकूल नहीं भी हो सकते हैं, तब पाठ्यक्रम में मॉडिफिकेशन आवश्यक है। तो दोस्तों यह तीनों बातें जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठचर्या महत्वपूर्ण है क्यों? तो दोस्तों पाठचर्या महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्ययन अध्यापन से क्रमबद्धता आती है, जीवन के उपयोगी अनुभव पाठ्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं, शिक्षार्थी को जीवन लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों पाठचर्या महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों यह तीनों कारण हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम पुनर्संरचना की कौन सी घटनाएं सही हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। पहला है प्रथम प्रयास 1937 में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर, दूसरा प्रयास 1948 में राधा कृष्ण आयोग पर, तीसरा प्रयास 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग पर। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण हेतु कुछ सिद्धांतों के अनुपालन पर बल दिया। सही सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सही सिद्धांत हो जाएगा विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत, अवकाश के उपयोग का सिद्धांत तथा सामुदायिक जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। यह तीनों दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि के कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के 5 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति उपलब्ध होने के बाद समस्या चुनाव करने के पश्चात के कारण क्या हैं? एक परिस्थिति उपलब्ध होने के बाद समस्या चुनाव करने के पश्चात के चरण कौन से हैं? तो दोस्तों वह चरण है प्रोजेक्ट की योजना बनाना, मूल्यांकन करना तथा क्रियान्वयन करना। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल के तत्व या घटक हैं? तो दोस्तों खेल के तत्व या घटक हैं स्वतः क्रिया, अनौपचारिक वातावरण तथा अंतःप्रेरणा। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं,
खेल विधि के सिद्धांत हैं। तो दोस्तों खेल विधि के सिद्धांत है अंतःशक्तियों के अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत, क्रियाकलाप का सिद्धांत, जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बच्चों के विकास का सर्वोत्तम लक्ष्य खेल ही है जो संक्रियात्मक होता है तथा अंतःकरण का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रसन्नता तथा संतोष प्रदान करता है, आंतरिक तथा बाहरी आराम होता है। तो दोस्तों यह बात कही गई थी फ्रोबेल के द्वारा। अगला प्रश्न है बौद्धिक खेलों के विषय में क्या सत्य है। तो दोस्तों बौद्धिक खेलों के विषय में जो सत्य है वह है क्रिया प्रधान, चिंतन प्रधान तथा संवेग प्रधान। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, ऋण दोष युक्त बालक तथा दृष्टि दोष युक्त बालक। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। थैंक यू।